विक्टोरियन एज को विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरियन एज जाना जाता है अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फाउंटेन पेन हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो आपका टेलीकम्युनिकेशन हो। बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें डिस्कवर की गई विक्टोरियन एरा में, और उन साइंटिफिक चीज़ों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोगों के जीवन को किस प्रकार से आसान बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि विक्टोरियन एरा में साइंस का डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड हुआ, और कोलोनाइजेशन भी था, नई नई कॉलोनी खोजी जा रही थी, और इसी बीच साइंस ने काफ़ी हेल्प किया कोलोनाइजेशन में भी, और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी। अगर हम स्पेसिफिक डेट्स की बात करें तो विक्टोरियन एरा स्टार्ट होता है 1832 से, और ये 1901 तक चलता है। अगर हम क्वीन विक्टोरिया को समझने की कोशिश करें तो वे महारानी बनी 1837 में। बावजूद इसके विक्टोरियन एज को हम 1832 से ही मानते हैं। सबसे प्रमुख कारण ये है कि 1832 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक रिफॉर्म बिल पास हुआ। दरअसल रिफॉर्म बिल का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास था उसके वर्किंग आवर्स और उसकी लाइफ और उसकी सैलरी को डिफ़ाइन करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने पहली बार माना कि मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ होती है। और आपको पता है कि मिडिल क्लास का जो उद्भव हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था इंग्लैंड में। तो रिफॉर्म बिल के पास होने की डेट से ही हम विक्टोरियन एज को मानते हैं, कंसीडर करते हैं। अब विक्टोरियन एज को हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के रूप से जानते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब एक प्रकार से समझौता। दरअसल विक्टोरियन एज का जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो था 1859 में एक किताब का पब्लिश होना, और उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़। इस बुक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, जो एक साइंटिस्ट थे। अब प्रश्न ये है कि इस किताब का लिटरेचर से क्या लेना देना, और इस किताब ने लिटरेचर के मूड को और विक्टोरियन एज को किस प्रकार से प्रभावित किया। दरअसल हम सब जानते हैं कि लिटरेचर के ऊपर कई चीज़ों का असर होता है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स का, साइंस का, और इसी प्रकार से इस बुक ने एक प्रकार से बहुत व्यापक प्रभाव डाला पूरे के पूरे विक्टोरियन एरा में। जब ये बुक पब्लिश हुई 1859 में, उससे पहले का विक्टोरियन एरा और इस किताब के लिखने के बाद का विक्टोरियन एरा पूरी तरीके से बदल चुका था। इस किताब में इस किताब का लब्बल-लुआब ये है कि इस किताब ने दो चीज़ें आगे बढ़ाई। पहली तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है केवल वो ही सर्वाइव करेगा, और संभवतः यही आधार है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का। दूसरी चीज़ जो इस किताब ने आगे बढ़ाई वो कंट्रोवर्शियल भी थी, लेकिन वो एक फैक्चुअल एक ट्रुथ भी थी। और वो चीज़ ये थी कि इस किताब ने पहली बार इस तथ्य को आगे बढ़ाया कि जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है या मानव की उत्पत्ति, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और हमारे पूर्वज बंदर थे, एप्स थे, ना कि एडम और ईव। और जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के और एप्स तक, और एप्स से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक, और इस पूरे प्रोसेस में मिलियन और मिलियन ऑफ ईयर्स इन्वेस्ट हुए हैं। तो एक प्रकार से इस किताब ने उस मिथक को तोड़ दिया जो कहता है कि हमारे पूर्वज एडम और ईव थे, और ऐसी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं। अब लोगों का ये मानना था कि अगर बुक ऑफ जेनेसिस में ये लिखा है कि हमारे पूर्वज एडम और ईव हैं, और अगर ये बुक कहती है, जो कि एक साइंटिफिक बुक है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे लिखी गई है, ये कहती है कि नहीं, हमारे पूर्वज तो एडम ईव नहीं थे, वे तो बंदर थे, एप्स थे। तो अगर बाइबल की एक चीज़ गलत है तो बाइबल के बाकी चीज़ों के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब समस्या लोगों के सामने ये थी कि उनके धर्म के धार्मिक पुस्तकों
को एक प्रकार से इंटरोगेट करने की कोशिश की गई है, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की गई है। अब अगर बाइबल की द बुक ऑफ जेनेसिस गलत है, तो बाकी जो कहानियाँ हैं उसकी सत्यता कितनी प्रामाणिक है, ये लोगों के सामने बड़ी समस्या थी। लेकिन एक तरफ लोग जब साइंस की डिस्कवर की गई चीज़ों को का आनंद ले रहे थे, साइंस का लाभ उठा रहे थे, तो लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई कि वो साइंस में कही गई इन तथ्यों का कि हमारे पूर्वज एप्स हैं और वो एडम और ईव नहीं हैं, इस पे विश्वास ना करें। तो कुल मिला के लोगों के दिलों में एक वॉइड क्रिएट की गई, पैदा की गई, और वो वर्ड ये थी कि आपका जो धर्म है संभवतः वो सही नहीं है, या धार्मिक पुस्तकें जो है वो सही नहीं हैं। अब धर्म एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इंटीग्रेट करती है, लोगों को जोड़ती है। धर्म एक ताकत है। अब उसी ताकत पे, उसी इंटीग्रेशन पावर पे धर्म के कुठाराघात हुआ। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करें। वे साइंस को छोड़ नहीं सकते थे और धर्म को कैसे छोड़ दें, क्योंकि धर्म तो उनको विरासत में मिली है और धर्म लोगों को जोड़ती है। इस प्रकार से विक्टोरियन एज का जो लोग थे या जनमानस थी, वो बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से वो डिलेमा में थी, वो इंडिसाइसिव थी कि वो करे तो क्या करे, धर्म को छोड़े या साइंस को छोड़े। धर्म छोड़ नहीं सकते और साइंस को छोड़ पाना संभव नहीं, क्योंकि साइंस उनके लाइफ को आसान बना रही थी। अब लोग डोलड्रम में थे, लोग डिलेमा में थे, इंडिसाइसिव थे, और अगर लोग इस प्रकार से होंगे, लोगों की मानसिक स्थिति इस प्रकार से होगी, तो लिटरेचर कैसे पॉजिटिव हो सकती है? क्योंकि अगर जैसे लोग होंगे, जैसे लोगों की सोच होगी, साहित्य भी वैसा ही होगा। और संभवतः इन्हीं चीज़ों की वजह से विक्टोरियन लिटरेचर पेसिमिस्टिक मूलतः बन गया। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। दो बहुत बड़े जो है लिटरेरी राइटर, जिनमें से एक है मैथ्यू आर्नल्ड और दूसरे हैं टॉमस हार्डी। हार्डी एक नॉवेलिस्ट हैं और मैथ्यू आर्नल्ड एक पोइट हैं। इनके अगर लिटरेचर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें और पढ़ के समझने की कोशिश करें, तो हम लोग पाएंगे कि इनकी लिटरेचर बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थी। मैथ्यू आर्नल्ड कहते थे कि वी मॉर्टल मिलियन लिव अलोन, और एक पोइम में इन्होंने कहा था कि वी आर रिसाइडिंग बिटवीन टू लाइफ्स, वन इज़ डेड एंड द अदर इज़ पावरलेस टू बी बॉर्न। वैसे ही टॉमस हार्डी की जितनी भी बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थी, और एक अपने नॉवल में टॉमस हार्डी ने कहा था कि हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। इनके सारे के सारे नॉवेल्स में फेट, कोइंसिडेंस, चांस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनके सारे के सारे कैरेक्टर्स बेवजह ही परेशान रहते हैं, बेवजह ही सफ़र करते हैं और बेवजह ही मर जाते हैं। तो इनके बुक्स को पढ़ के हमें समझ में आता है कि उस समय का जो मूड था बहुत ही पेसिमिस्टिक था। कुछ और भी आपके नॉवेलिस्ट और पोइट हुए हैं जिन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश की। ऐसे ही एक पोइट थे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जिन्हें हम विक्टोरियन एरा का रिप्रेजेंटेटिव पोइट कहते हैं। इन्होंने एक पोएम लिखी थी यूलिसिस। यूलिसिस दरअसल विक्टोरियन मूड को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे लोग इनक्विजिटिव थे, जिज्ञासु थे, और विज्ञान जिज्ञासा पे ही आगे बढ़ता है। तो यूलिसिस की तरह विक्टोरियन लोग थे, और वो इनक्विजिटिव थे, वो एक तरीके से दे आर हंग्री फॉर नॉलेज, ज्ञान पिपाक्षु थे, ज्ञान की खोज में, इंफॉर्मेशन की खोज में भटकते रहते थे। वैसे ही डिकेंस एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट थे, क्योंकि उनके नॉवेल्स में हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट लोगों के जीवन पे किस रूप में पड़ा है वो हमें इनके कैरेक्टर से देखने को मिलता है। विक्टोरियन एरा में एक पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, एक प्रकार से वो अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम्स है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। हमें रॉबस्ट ऑप्टिमिज्म मिलता है उनके पोएम्स में, और उनका मानना है कि अगर हम लोगों को सब कुछ नहीं मिल पाया इस दुनिया में, तो हमें बहुत निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दुनिया और है, और वो दुनिया मिलेगी हमें मृत्यु के बाद। तो अगर सब कुछ हमें इसी दुनिया में मिल गई, तो उस दुनिया का फिर क्या मतलब रह जाएगा इंसान के लिए। तो एक प्रकार से वे अपने लिटरेचर से एक ऑप्टिमिज़्म जो है दिखाने का प्रयास करते हैं।
विक्टोरियन एरा में प्रोज का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और टॉमस कार्लाइल और जॉन रस्किन ने अपने बहुत सारे प्रोज लिखे और हमें उसमें उनके प्रोज वर्क्स में कहीं ना कहीं साइंस की झलक मिलती है। विक्टोरियन एरा में ड्रामा का रिवाइवल हुआ। ड्रामा जो ऑलमोस्ट मर चुकी थी रोमांटिक एरा में, रोमांटिक एज में, उसका रिवाइवल हुआ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट जो हमें मिलते हैं विक्टोरियन एरा में, वे हैं हेनरिक इब्सन। वैसे तो वो नॉर्वेजियन है, वो नॉर्वेजियन भाषा में लिखते हैं, लेकिन उनके प्लेस इतनी पॉपुलर हुई कि उसे फिर सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। और उनका प्ले आपको पता ही होगा, अ डॉल्स हाउस, बहुत ही चर्चित हुई और एक प्रकार से ये एक फेमिनिस्ट प्ले है, ओपन एंडेड प्ले है जिसे हम प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। और एक प्रकार से इस प्ले लिखने का चलन शुरू कर दिया। प्रॉब्लम प्ले से तात्पर्य हम लोगों का ये है कि मूल रूप से लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, मतलब लिटरेचर लिखा जाता है एन्जॉयमेंट के लिए, और दूसरा है आर्ट फॉर लाइफ सेक, मतलब लिटरेचर लिखा जाता है विथ अ पर्पस, विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। तो प्रॉब्लम प्ले कुछ इसी प्रकार का प्ले है, आर्ट फॉर लाइफ सेक, मतलब वो लाइफ में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, उनको वो हाईलाइट करती है। उसका जो एंड है वो ओपन एंडेड है और एक प्रकार से ये थॉट प्रोवोकिंग प्लेस होती हैं कि जो दर्शक आते हैं, दर्शकों के सामने कुछ समस्याओं को रखा जाता है बिना कोई आंसर दिए, ताकि दर्शक अपने घर जाएं और उन समस्याओं को डिलिबरेट करें। तो इसी प्रकार से विक्टोरियन एरा हमने देखा कि एक बहुत ही फ्रूटफुल एरा है लिटरेचर के लिए, जिसमें न केवल जो पोएम्स हैं वो काफ़ी आगे बढ़े, बहुत सारे पोइट्स आए, बल्कि नॉवेल्स बहुत सारे लिखे गए, चाहे वो डिकेंस हो, चाहे वो आपके टॉमस हार्डी हों, चाहे वो ठाकरे हों, चाहे वो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हों, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए। और इसके साथ साथ प्रोज तो लिखे ही गए, और एक प्रकार से हमने देखा कि विक्टोरियन एरा में ड्रामा भी रिवाइव हुआ।